हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो माय नेम इज याक्षु, ठीक है। तो मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो हम लोग अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, लाइक मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में पढ़ा होगा आपने, थोड़ा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, है ना। सो इस चैप्टर के अंदर हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल तक जाके एटम के बारे में समझेंगे, है ना। कौन कौन से एटम के मॉडल्स आए थे, है ना, क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी, वो सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली बेटा हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो कैसे इनकी डिस्कवरी हुई थी, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनते चलना और समझते चलना। एक्चुअल में ये चैप्टर कुछ नहीं है, एक कहानी है बस। किस किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई, कैसे कैसे किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया, तो एक स्टोरी की तरह हम लोग इसको समझेंगे और देखेंगे, तो आपको बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एक बार देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा सबसे पहले तो मुझे पढ़ना है वही जो आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। एंड देन हम देखेंगे एटॉमिक मॉडल्स, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या मॉडल दिए थे। लाइक थॉमसन मॉडल सबसे पहले आया था, देन रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल। लेकिन बोहर मॉडल तक पहुंचने से पहले भी ना बहुत सारी क्या हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुई थी, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी, है ना। उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, बोहर्स मॉडल, ठीक है। मतलब एक साइंटिस्ट ने कुछ काम किया होगा, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने उसमें कुछ कमियां निकाली, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मॉडल फेल हो गया, फिर दूसरा मॉडल आ गया। ऐसी कहानी हमारी चलती रहेगी। तो मैं बोल रही इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। थोड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हर चीज को हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअल में क्या क्या उन्होंने किया था, क्या क्या उनके रिजल्ट्स थे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद बेटा कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, कुछ हमारे पास इफेक्ट्स आए थे, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, ठीक है। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, पहले हम लोग वो चीज़ देखेंगे एंड देन देखेंगे बोहर्स मॉडल के बारे में। फिर एंड में क्या हुआ था कि भाई बोहर्स मॉडल की भी कुछ कमियां निकली थी, बोहर्स मॉडल पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नया मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है जिसपे आज तक भी रिसर्च चल रही है। लेकिन हमें उस मॉडल के अंदर बहुत बेसिक सी बातें पढ़नी है और उनसे रिलेटेड क्वांटम नंबर्स के बारे में बस थोड़ा सा जानना है, ठीक है। सो एक्चुअल में ये चैप्टर को एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, कैसे सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एंड देन फिर आगे चलेंगे हम लोग धीरे धीरे अपने चैप्टर पे, ठीक है। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसके बारे में हम लोग देखते हैं आज, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके नीट एग्जाम की बात करूं तो इन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कई बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे गए भी है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट जो भी थे, मतलब जो भी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था, है ना, वो सारी चीजों के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बारी पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, तो इनको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने पढ़ा होगा एक एटम के अंदर क्या क्या होता है ना। ये चीजें तो हमें बचपन में ही सिखा दी जाती है कि बेटा एक एटम के अंदर क्या होता है। एटम क्या है, एटम एक वर्ड होता है एटोमियो, उससे मिलके बना होता है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब मैटर की सबसे छोटी जो हमारे पास यूनिट होती है, दैट इज द एटम, ठीक है, क्लियर है। अब एटम किस वर्ड से मिलके बना होता है, एटोमियो से, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, बेसिकली फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, एंड एटम के अंदर बेटा क्या होते हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी,
कैसे पता लगा था इन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या प्रोटॉन्स प्रेजेंट है या फिर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है? सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोगों को वही देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देखो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योरली इस चैप्टर से आता है और बेसिक क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है। बस जो मैं आपको करा रही हूँ उसको ध्यान से सुनते चलो, पढ़ते चलो, और जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी उन क्वेश्चंस को ध्यान से करते चलो। एंड हाँ, साथ साथ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार जरूर देखना, ठीक है? आपको अपने आप आइडिया लेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? चलिए तो आप देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो बेटा जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी। उसने क्या ऐसा किया जिससे कि उसे पता लगा कि भाई एटम्स के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आपको एक ये पैरेटस सा दिख रहा होगा, एक सेटअप सा दिख रहा होगा। उसने क्या किया था, उसने बेटा इसी तरीके का एक सेटअप बनाया था। एक ऐसे ग्लास की ट्यूब ली थी। इस ट्यूब को बोला जाता है बेटा क्या, इस ट्यूब को बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब, है ना? उसने ऐसे ग्लास की ट्यूब ली थी। इस ट्यूब को बोला जाता है बेटा क्या, डिस्चार्ज ट्यूब। ग्लास की ट्यूब ली थी और उसमें उसने दो मेटल की ऐसे रोड्स लगाई थी, एक रोड इधर, एक रोड इधर। इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, ठीक है? ये जो मेटल की रोड्स होती है बेटा, इन रोड्स को क्या बोला जाता है? सो बच्चे इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स, जिसमें से एक रोड को तो बैटरी लगाई बाहर, एक रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है दैट इज अवर कैथोड। सो वो बेटा क्या होती है, वो मेरे पास होती है कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है वो बेटा क्या है, मेरे पास एनोड, ठीक है? तो ऐसे पूरा सेटअप उसने लगाया। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसने मेटल की दो इलेक्ट्रोड्स ली, उसको फिर क्या किया, उसने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है? मेटल की रोड्स को, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एक को बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड करी थी इसके थ्रू, मतलब अराउंड 1000 वोल्ट की वोल्टेज इसके थ्रू प्रोवाइड करी थी। और उसके बाद बेटा इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की हुई थी, बहुत ही एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे, बहुत ही एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे इसके अंदर गैस को भरा गया था। और ये वैक्यूम पंप लगाया गया था, मतलब प्रेशर वगैरह को फिर थोड़ा एडजस्ट करने के लिए, ठीक है? सो इसके अंदर एयर भरी गई थी या गैस भरी गई थी बहुत ही लो प्रेशर पे, मतलब एक्सट्रीमली लो प्रेशर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है? एक्सट्रीमली लो प्रेशर का इस्तेमाल किया गया था। इस वैक्यूम पंप का यूज यही था कि एक्सट्रीमली लो प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाए, ठीक है? जब उसने ये सारी कंडीशंस बनाई तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ रेस थी जो कि कैथोड से निकल के कहाँ आ रही थी, एनोड तक आ रही थी। उसने क्या देखा, जब ये सारी कंडीशंस उसने कनेक्ट करी तो और बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया, अंदर गैस को लिया एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे, तो उसने देखा कि देयर आर सम रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड से निकल के एनोड तक क्या आ रही थी, कुछ रेज आ रही थी, कुछ रेज आ रही थी, ठीक है? अब उसको कैसे पता लगा होगा कि कुछ रेज यहाँ पे आ रही है, कैथोड से निकल के एनोड तक कुछ रेज आ रही थी। तो ये पता करने के लिए कि क्या कोई रेज आ रही है, तो पीछे क्या किया गया, पीछे बेटा एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया गया। क्या लगाया गया? फ्लोरेसेंट मटेरियल। अब ये फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल है जब जिस पे कोई पार्टिकल आके टकराता है ना तो वहां पे लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है, वहां पे लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है। चलिए देखिए कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ एक इमेज के थ्रू, आप देख सकते हो। जब यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है, जब भी कोई पार्टिकल आके टकरा रहा है तो यहाँ पे इस तरीके का लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से किया गया था, बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई थी, ठीक है? हमारा एक कैथोड है, एक एनोड है। सो कैथोड से एनोड तक कुछ रेज आ रही थी। ये जानने के लिए कि कैसे पता लगा रेज आ रही है, तो पीछे क्या किया गया, पीछे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया गया। सो फ्लोरेसेंट मटेरियल में क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल आके इस पे टकराएगा ना, है ना, तो कुछ लाइट स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो कुछ लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा। इस तरीके का लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा था जिससे पता लग रहा था कि हाँ सच में कुछ आ रहा है यहाँ पे, है ना? सो बेटा ऐसा ही देखा गया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज आ रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज आ रही थी। तो क्योंकि रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है, इसीलिए बेटा इन रेज को क्या नाम दिया गया, इसीलिए बच्चे इन रेज को नाम दिया गया
कैथोड रेस, ठीक है। सो क्योंकि बेटा कैथोड से निकल के एनोड की तरफ कुछ रेज आ रही है, इसीलिए बच्चे इन रेस को क्या नाम दिया गया, इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस का। किसका नाम दिया गया, कैथोड रेस का नाम दिया गया, ठीक है। अब ये जो रेस थी, ठीक है, ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। तो पॉजिटिव की तरफ कब जाएगी, जब इन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा, बताओ, आप खुद ही सोचो थोड़ा सा। मतलब ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव, राइट। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कब जाएगी, जब बेटा इन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो क्योंकि ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, एनोड हमारा क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट। तो इसलिए यही से पता लगा कि भाई इन पे क्या है, इन पे है नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, तभी तो बेटा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। अगर इनमें पॉजिटिव चार्ज होता फिर थोड़ी जाती पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। सो क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, यहां से बेटा पता लगा कि कैथोड रेस में क्या प्रेजेंट है, कैथोड रेस पे प्रेजेंट है क्या, कैथोड रेस पे प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज। इन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इस पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब फिर सोचा कि यार एक बार कंफर्म कर लेते हैं किसी तरीके से कि सच में इनमें नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगाई गई, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ना, तो ये देख सकते हो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगाई गई। सो आप देख सकते हो नीचे पॉजिटिव है और ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो जब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगाई गई तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो यहां से भी कंफर्म हो गया कि इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, है ना। अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो बेटा ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती ना, लेकिन इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये ऐसे आप देख सकते हो मेरे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, तभी तो बेटा ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से भी कंफर्म हुआ, यहां से भी कंफर्म हुआ कि इन पे क्या प्रेजेंट है, इन पे बेटा प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज। क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो बस यही से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। फिर और बहुत सारी बातें जानना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो साइंटिस्ट ने किया था वो बता रही हूँ। तो मतलब और बहुत सारी बातें जानने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रास्ते में ना एक व्हील सा रख दिया, ऐसे एक व्हील सा रख दिया, ठीक है। एक रास्ते में क्या किया उन्होंने, ऐसा व्हील सा रख दिया। अब ये जो व्हील था ना, ये थोड़ा थोड़ा घूम रहा था, है ना, ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा था, घूम रहा था, ठीक है। अब ये व्हील कब घूमेगा, बहुत एक लाइट, मतलब बहुत हल्का सा व्हील रख दिया। तो ये जो व्हील था ना बेटा, ये व्हील क्या कर रहा था, ये व्हील घूम रहा था। अब ये व्हील घूमेगा कब, जब इस पे कुछ आएगा और आके टकराएगा, है ना। तो कैथोड रेस आ रही थी और आके इस पर टकरा रही थी, जिसकी वजह से ये व्हील थोड़ा थोड़ा घूम रहा था, मतलब उस व्हील जो था वो रोटेट कर रहा था। सो यहां से पता लगा कि ये कैथोड रेस कुछ पार्टिकल्स है। क्या है बेटा, कुछ पार्टिकल्स है। जब कोई पार्टिकल आ रहा है और इस व्हील पे टकरा रहा है, जिसकी वजह से ये व्हील क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से ये व्हील क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहां से पता लगा कि कैथोड रेस इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल पार्टिकल्स, कुछ मटेरियल पार्टिकल्स, है ना, से ये बनी हुई है। कैथोड रेस के अंदर कुछ पार्टिकल्स है और इन पार्टिकल्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है, इन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो पहले इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया था नेगाट्रॉन्स का। किसका नाम दिया गया था बेटा, नेगाट्रॉन्स का नाम दिया गया था। बाद में इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नेगाट्रॉन्स की जगह क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया था, ठीक है। बाद में बेटा इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नेगाट्रॉन्स नहीं बल्कि क्या बोला गया था, बल्कि बेटा बोला गया था इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया था, ठीक है। सो फिर बाद में इनको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, पहले इनको नेगाट्रॉन्स बोला गया था। तो यहां से पता लगा कि जो कैथोड रेज है इसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जो कि आके व्हील पे टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से व्हील क्या कर रही है बेटा, घूम रही है, जिसकी वजह से बेटा व्हील क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। फिर वो देखना चाह रहे थे कि ये जो हमारे पास कैथोड रेज है, मतलब वो कैसे ट्रेवल कर रही है, क्या वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है ना। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो क्या किया, एक रास्ते में कुछ ऑब्जेक्ट सा रख दिया छोटा सा, ठीक है। रास्ते में क्या किया, और एक ऑब्जेक्ट रख दिया। जब उस ऑब्जेक्ट को रास्ते में रखा,
ठीक है। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की शार्प शेडो दिखाई दे रही थी, है ना। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि ये जो कैथोड रेज है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इससे बेटा ये कंफर्म हुआ कि ये जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में वो रेज ट्रेवल कर रही है, ठीक है। क्लियर है। सो यहाँ से पता लगा कि भाई वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है, तभी कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसके एग्जैक्टली पीछे उसकी शेडो मिल रही है। दूसरा, इन रेस के अंदर क्या है, कुछ पार्टिकल्स है। जब ये कैसे पता लगा, रास्ते में एक व्हील रखी तो व्हील क्या कर रही थी, घूम रही थी, उस पर कोई पार्टिकल टकरा रहा था जिसकी वजह से वो घूम रही थी, है ना। इससे ये पता लगा कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल पार्टिकल्स, कुछ मटेरियल पार्टिकल्स से मिलके कैथोड रेज बनी हुई है, ठीक है। क्लियर है ना। और कैथोड रेज में क्या था, नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। और दूसरा, जब हमने फील्ड वगैरह लगाई तो आप देख सकते हो कि वो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी इस तरीके से। इससे भी कंफर्म हुआ कि इन पे क्या प्रेजेंट है, इन पे प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज। क्या प्रेजेंट है बेटा इन पे, सो इन पे प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बस यही से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो चलिए, जो बातें मैंने आपको बोली वही सारी बातें बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार उसको पढ़ते हैं और बाकी सारी चीजें भी फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ऑरिजिन ऑफ कैथोड रेज इज द इलेक्ट्रोड। तो कैथोड रेज कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। सो कैथोड रेज बेटा कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। इसीलिए बच्चे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। ऑरिजिन ऑफ द कैथोड रेज इज मेटल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से निकल रही है। एंड गैस जो हमने उसके अंदर ली है वो बहुत ही कम, बहुत ही वेरी लो प्रेशर पे प्रेजेंट है, बहुत ही हाई वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। सो कैथोड रेज ट्रैवल इन अप, कैथोड रेज के बारे में ही कुछ बातें हैं, जो सारी बातें मैंने आपको बताई है वही सारी चीजें बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। सो कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो बेटा जो कैथोड रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कैसे पता लगा, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब इट कास्ट अ शैडो ऑन द वॉल अपोजिट टू कैथोड। मैंने बोला कि रास्ते में कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा तो उसके एग्जैक्टली पीछे उसकी शैडो मिल रही थी। इससे पता लगा कि कैथोड रेज जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात, दे डिफ्लेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, है ना। मैंने देखा ना, हमने दिखाया कि देखो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रही है ना। पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेटा ये डिफ्लेक्ट हो रही है। यहां से कंफर्म हुआ कि इनमें क्या प्रेजेंट है, विच शोज दैट दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉन इलेक्ट्रॉन्स। यहां से कंफर्म हुआ कि इनके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, वही सारी बातें जो मैंने बोली है। सो मैंने लाइट वेट पिन व्हील, जब हमने रास्ते में कोई ऐसे व्हील सा रखा है ना, इट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग। तो वैसे रिवॉल्व करना शुरू हो गया, ठीक है, रोटेट करना ऐसे शुरू हो गया, ठीक है ना, रिवॉल्व करना शुरू हो गया। दिस इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसका मतलब ये कि कैथोड रेज कुछ पार्टिकल से बना है, वो पार्टिकल आ रहा है, इस व्हील पे टकरा रहा है, जिसकी वजह से ये व्हील क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। जिसकी वजह से बेटा ये व्हील क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। These rays themselves are not visible। अब ये रेस खुद विजिबल नहीं थी, है ना, बट मैंने बोला हम लोगों ने कैसे पता लगाया, हमने पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जब उस पर आपको कोई पार्टिकल टकराता है तो लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये रेस वैसे विजिबल नहीं थी, बट दे कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटीरियल्स। लेकिन कुछ मटीरियल्स की मदद से, है ना, हम इन्हें देख सकते हैं कुछ फ्लोरोसेंट मटीरियल की मदद से। और एक फ्लोरोसेंट मटीरियल का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है विच इज जिंक सल्फाइड, जो कि बेटा क्या होता है, जो कि होता है जिंक सल्फाइड, है ना। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर ऑन स्ट्राइकिंग। जब इन पे कुछ गिरता है तो ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये रेज विजिबल नहीं थी, ठीक है, बट हमने पीछे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया जिससे हमें ये पता लगा कि हाँ सच में कुछ आ रहा है, क्योंकि उन पे लाइट स्पॉट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। तो तभी पता लगा कि हाँ कैथोड से लेकर एनोड तक कुछ आ रहा है, ठीक है। अब हमने बेटा क्या बोला, हमने ये बोला कि यार जो कैथोड रेज है वो कैथोड से निकल रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो कैथोड रेज होती है इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस। ना तो वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है,
ना ही बेटा वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि गैस का नेचर क्या है, अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, वो इस चीज पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। एंड द रेशो ऑफ चार्ज बाय मास, और जो चार्ज बाय मास रेशो था ना, क्योंकि वो ना तो गैस पे डिपेंड कर रही है और ना ही इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए बेटा जो चार्ज बाय मास रेशो था इट इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेस, सबके लिए सेम था, क्योंकि कैथोड रेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है ना। तो चार्ज बाय मास रेशो क्या था, उनका सेम था। सो चार्ज बाय मास रेशो इज सेम ऑफ ऑल कैथोड रेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस, सेम ऑफ ऑल कैथोड रेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस, गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा। जो चार्ज बाय मास रेशो है बेटा वो सारी की सारी कैथोड रेस के लिए क्या था, सेम था, है ना। मतलब ऑल कैथोड रेस के लिए सेम है, क्योंकि वो गैस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ना ही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। इससे ये पता लगा कि मेरे पास कैथोड रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि बेटा एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यहाँ से पता लगा कि भाई एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि प्रेजेंट होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यार फिर सभी साइंटिस्ट जो थे, अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी थी जे थॉमसन ने, फिर बाकी के साइंटिस्ट लगे हुए थे कि यार एक एटम तो न्यूट्रल होता है ना। उनको ये पता था कि यार एक एटम तो न्यूट्रल होता है, तो उन्होंने सोचा कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो फिर तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे एटम में, बिल्कुल सही बात है ना। तो फिर बाकी सारे साइंटिस्ट लग गए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के लिए। उसके बाद फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, है ना। तो फिर बाकी सारे साइंटिस्ट लग गए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी के लिए कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर है, अगर इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी एटम के अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। तो बस फिर सारे के सारे बेटा जो साइंटिस्ट थे वो लग गए, ठीक है, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लग गया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, विच आर इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट से पता लग गया। अब जे थॉमसन नाम का जो साइंटिस्ट था वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और कई सारी जानकारी जानना चाहता था, उसके चार्ज के बारे में, उसके मास के बारे में, है ना। तो 1897 में, ये कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ना, एक सिंपल सी कुछ बातें हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, बस एनसीईआरटी में हमें दी हुई है तो हमें इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो जे थॉमसन ने क्या किया, मतलब जो जे थॉमसन था 1897 के अराउंड, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो निकाला। ई मतलब कि चार्ज, एम मतलब कि मास। तो जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशो निकाला, ठीक है, बाय यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। इस तरीके की एक कैथोड रे ट्यूब का उसने इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, दोनों आपस में परपेंडिकुलर थी और इलेक्ट्रॉन के पाथ के भी क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तो जे थॉमसन ने देखो ये तो पता कर लिया कि यार कैथोड रेज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो चाहता था कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मुझे और जानकारी मिल जाए, तो उसने और कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तो उसने क्या किया, देखो एक कैथोड रे ट्यूब इस तरीके से ली जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी और इलेक्ट्रॉन्स के पाथ के भी परपेंडिकुलर थी, ठीक है। तो क्या देखा गया, तो जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, जब उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पाथ से डेविएट कर रहे थे, ठीक है, और पॉइंट ए पे वो जा रहे थे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना। सो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे थे, पॉइंट ए की तरफ जा रहे थे। जब उसने ओनली मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो पॉइंट सी की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और जब उसने दोनों को बैलेंस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बैलेंस किया, तो वो वापस से इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू पाथ विच इज फॉलोड, है ना। तो वो वापस से मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को जब बैलेंस किया तो वो वापस से अपनी पोजीशन बी पे आ गए। तो बेटा वो वापस से अपनी पोजीशन बी पे आ गए, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया। तो थॉमसन ने क्या बोला कि जो पार्टिकल्स है वो कितना डेविएट करेंगे वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितना डेविएट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर कितना डेविएट करेंगे, वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लाइक वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पे, कि उन पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज कितना है। जितना ज़्यादा उन पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा,
ठीक है। तो ऐसी ऐसी उसने स्टेटमेंट्स दी थी। हमें तो अल्टीमेटली बस रिजल्ट याद रखना है कि उसने चार्ज बाय मास रेशो क्या निकाला था, ठीक है। फिर उसने बोला कि ये पार्टिकल के मास पे भी डिपेंड करता है, जितना लाइटर पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, जितना हल्का पार्टिकल होगा ना उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे करके उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक बार उसने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, दोनों को बैलेंस करके भी देखा कि भाई कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके उसने बेटा क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बाय मास रेशो निकाला। आपको बस ये चार्ज बाय मास रेशो ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बेटा बस ये चार्ज बाय मास रेशो ध्यान में रखना है। तो बच्चे उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो निकाला और वो कितना आया, वो आया बेटा 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी, ठीक है। तो उसने बेटा क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो निकाला। उसने बच्चे क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो निकाला और वो कितना आया, वो आया 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्ब पर केजी, इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो जे थॉमसन ने फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया और यहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो निकाला। कितना निकाला आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। देखो बेटा जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये आपका चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का ही आता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप ना एक छोटी सी नोटबुक बना लेना फिजिकल केमिस्ट्री की, जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा होगा। सो मोल कॉन्सेप्ट में कई सारे फॉर्मूलाज आए होंगे, लाइक मोलालिटी को मोलारिटी कैसे रिलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन वगैरह क्या होता है। सो कई सारे फॉर्मूला, कई सारी बातें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। ऐसे इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, है ना, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आएगी जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें बस आपको ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट करने हैं। ये कॉपी अगर आप आज बनाते हो ना तो बेटा आपको एंड तक काम में आएंगी, आपको एंड तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी से बना लो। आप एक बार खुद से बना लोगे, अगली बार सब चीजें अपने आप ही याद रहेगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उसने इस तरीके से चार्ज बाय मास रेशो जो था उसने कैलकुलेट किया। चार्ज बाय मास रेशो बेटा उसने कैलकुलेट किया, चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिलिकन, उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पता करने के लिए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। सो एक साइंटिस्ट था बेटा मिलिकन जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पता करने के लिए, और वहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसने जो निकाला वो कितना था, वो था -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। तो वहां से उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया। अब जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशो निकाल लिया था और वो था 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, 11 कूलम पर केजी, ठीक है। तो जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशो निकाला था, है ना, और मिलिकन ने चार्ज निकाल लिया। अब यहां से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाला जा सकता है। अगर मैं इन दोनों को क्या करती हूँ, अगर बेटा मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मास आ जाएगा, है ना, क्योंकि ई से ही कैंसिल, एम ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा किया गया और इलेक्ट्रॉन का मास भी आ गया और वो आया 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg ही आगे लेके हम क्वेश्चंस के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो ये किया गया तो भाई इलेक्ट्रॉन्स का मास आ गया और वो कितना आ गया, वो आ गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू 10 की पावर -31 kg, राइट। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने पहले तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, फिर बेटा उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और भी कई सारी जानकारी उसने पता करी, लाइक उसने चार्ज बाय मास रेशो निकाला। फिर मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला जो कि कितना होता है, जो कि होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आज और अभी इसको याद कर लो, बहुत जगहों पे काम में आएगा, ठीक है। और फिर दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन्स का मास आ गया 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी जानकारी जे थॉमसन ने
निकाल ली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी जानकारी निकल गई। ये अब देखो, अब साइंटिस्ट जो थे यार वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान, वो सोच रहे कि देखो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी। अब अगर एक एटम में, उनको पता था कि यार एटम तो न्यूट्रल होता है ना। अब एटम के अंदर अगर इसने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी है, अगर बेटा इसने एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी करी है, एटम तो न्यूट्रल है, यानी कि बेटा एटम के अंदर तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होने चाहिए। यानी कि बच्चे एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होने चाहिए, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी तो हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी तो हो ही गई थी। तो फिर सब साइंटिस्ट लगे हुए थे ये सोचने के लिए कि यार एटम में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होनी चाहिए। बस वही से फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दैट इज अपना प्रोटॉन्स, वो क्या होते हैं बेटा, सो वो मेरे पास होते हैं प्रोटॉन्स। तो बस इनकी डिस्कवरी के लिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ विच इज एनोड रेस से रिलेटेड, है ना, एनोड रेस से रिलेटेड, ठीक है। वहां पे क्या था याद करो, मतलब मोस्टली बातें सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली बातें बच्चे क्या है, सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बस ध्यान से सुनते चलो कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। वहां पे क्या हो रहा था, एंड कैथोड रेज आ रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। कैथोड से लेकर एनोड तक हमारी रेज आ रही थी, इसलिए उनको क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया। वो रेज जो थी वो कैथोड से निकल रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखो पहले एक बार सेटअप देखते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेटा आप देख सकते हो कि इस तरीके की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। आप देख सकते हो बच्चे कि इस तरीके की अगेन एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, और डिस्चार्ज ट्यूब में अगेन दो मेटल की रोड्स लगाई, दो मेटल की रोड्स लगाई। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई एनोड, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई कैथोड, ठीक है। अब देखो इस कैथोड के अंदर ना देख सकते हो आप, ये ऐसे छेद से कर दिए, होल्स से कर दिए। कैथोड के अंदर क्या कर दिए बेटा, ऐसे कुछ होल्स कर दिए, मतलब कुछ छेद कर दिए ताकि पार्टिकल्स फिर उसके अंदर से निकल जाए और फिर वो फ्लोरोसेंट मटेरियल पर टकराए और जिसकी वजह से फिर कुछ कुछ ग्लो प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो कैथोड के अंदर कुछ छेद कर दिए छोटे छोटे, इसीलिए बेटा इस कैथोड को क्या बोला जाता है, इसीलिए बच्चे इसको बोला जाता है परफोरेटेड कैथोड। क्या बोला जाता है, परफोरेटेड कैथोड। कैथोड के अंदर छोटे छोटे होल्स कर दिए ना ऐसे, इसीलिए बच्चे इस कैथोड को क्या बोला जाता है, इस कैथोड को बोला जाता है बेटा परफोरेटेड कैथोड। क्या बोला जाता है, परफोरेटेड कैथोड। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया वापस से, हाई वोल्टेज दी, दो इलेक्ट्रोड्स लगाई, वैक्यूम पंप लगाया प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अंदर एक लो प्रेशर पे एयर जो थी वो भरी गई, ठीक है। अंदर बेटा क्या हुआ, लो प्रेशर पे जो एयर थी वो भरी गई, ठीक है, एयर जो थी वो भरी गई, ठीक है। अब क्या देखा गया, अब क्या देखा गया, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे बच्चे, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही थी। अब यहाँ पे क्या देखा गया, कुछ रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, कुछ रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, कुछ रेज है जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कैथोड के अंदर क्या है, होल्स है, तो रेज क्या करेगी, पीछे जाएगी, फ्लोरोसेंट मटेरियल पे टकराएगी और जिसकी वजह से फिर फ्लोरोसेंट मटेरियल पे ग्लो आने लगेगा, ठीक है, मतलब वो चमकने लगेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, चलो छोड़ो आपको भी दिखाऊंगी, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ 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 होता है ना। यहाँ पे ये परफोरेटेड कैथोड है, यहाँ से निकलता है, देखो ये परफोरेटेड कैथोड है ना। रेज आ रही है, यहाँ से निकल रही है, पीछे जाके फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जाके टकराएगी और फिर वहां पे ग्लो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो देखा गया कि देयर आर सम रेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब देखा गया कि भाई एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज है। अब एक्चुअल में ये रेज में क्या है, इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात तो बेटा ये थी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ एक्चुअल में कुछ आ रहा है, क्योंकि जब इन पे कुछ टकराएगा तभी ये ग्लो करेंगे और ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रहे थे। यही से पता लगा कि हाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग करी हुई थी, ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग करी हुई थी, है ना। और ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा था, ठीक है, ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा था, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो खास बात यहाँ पे ये
कि कैथोड रेस क्या थी, कैथोड से जनरेट हो रही थी। जो कैथोड रेस थी बेटा वो तो क्या हो रही थी, कैथोड से जनरेट हो रही थी। कैथोड रेस कैथोड से जनरेट हो रही थी, लेकिन एनोड रेज आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम एनोड। इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है ना, एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। कैथोड रेज कैथोड से आ रही थी बट एनोड रेज एनोड से नहीं आ रही। तो आप बोलोगे मैम फिर कहाँ से आ रही है ना, तो आप बोलोगे मैम फिर कहाँ से आ रही है। तो बेटा पहली बात इस पॉइंट को कॉपी में लिख लो एक बारी कि कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड बट एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। एनोड रेज नहीं निकल रही थी एनोड से, ठीक है, क्लियर है। अब फिर आप बोलोगे मैम कहाँ से आ रही है, फिर ये तो बताओ। तो देखो हमने एक बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है, ठीक है ना, बैटरी लगा रखी है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे कैथोड वाली साइड से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मिला रास्ते में किससे, हाइड्रोजन से। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस से टकराएंगे, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस को कर देंगे आयोनाइज। तो हमारे पास बच जाएगा H+ और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फिर साथ में निकल जाएंगे। अब एक्चुअल में ये जो H+ है ना बेटा, ये H+ जा रहा है इस तरफ, ये H+ जाएगा एक्चुअल में इस कैथोड की तरफ, कहाँ पे है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो आया, उसने हाइड्रोजन गैस को आयनाइज कर दिया, हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, H+ बन गया। और तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में चले गए सारे उस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ चले गए उस तरफ, और जो ये H+ था ये मूव कर रहा है बेटा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है। ये H+ किसकी तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ। तो क्या ये H+, तो मतलब H+ जा रहे हैं कैथोड की तरफ, तो क्या ये H+ बैटरी से आ रहे हैं, नहीं, ये H+ तो गैस से बना है ना। ये H+ तो बेटा किससे बना है, गैस से बना है। तो इसीलिए हमने बोला तो H+ आयंस है जो कि जा रहे हैं कैथोड की तरफ। तो बेटा इसीलिए हमने बोला कि एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनोड से नहीं जनरेट हो रही, बस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बीच में हाइड्रोजन गैस मिली, इलेक्ट्रॉन्स ने उसको आयनाइज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, H+ बना। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं एनोड की तरफ और H+ आयंस इधर जा रहे हैं कहाँ पे, कैथोड की तरफ, ठीक है। अब क्या ये मेरे पास एनोड से निकले, नहीं, ये तो गैस है ना जो जा रही है कैथोड की तरफ, राइट। ये तो बेटा क्या है, गैस है जो कि जा रही है मेरे पास कैथोड की तरफ। तो इसीलिए बोला गया कि एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, यानी कि फिर तो बेटा एनोड रेज का जो नेचर है वो तो गैस पे डिपेंड करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ एनोड रेज किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। अब वो वाली फिगर दोबारा से देखते हैं, देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ से अब दोबारा से देखना, इलेक्ट्रॉन आएगा, गैस को आयनाइज करेगा, H+ आयन इधर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, गैस आयनाइज हुई, पॉजिटिव आयन जो है वो इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। देख सकते हो इलेक्ट्रॉन आया, गैस आयनाइज हुई, पॉजिटिव आयन इधर और इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। देख सकते हो, बिल्कुल ध्यान से देखिए, पिक्चर अपने आप क्लियर है, पिक्चर बेटा अपने आप क्लियर है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, गैस आयनाइज हो रही है, पॉजिटिव आयन इधर जा रहा है परफोरेटेड कैथोड की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। ऐसा ही होता है जो कि मैंने आपको बताया। बहुत सारे देखने हैं तो बहुत सारे देख सकते हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स इधर जा रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे, तो समझे ऐसा ही हमारे पास होता है। आई होप इसको देख के बेटा आपको जो इमेज है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। आई होप बच्चे इसको देख के आपको जो इमेज है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, गैस आयनाइज हुई, पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स उधर एनोड की तरफ, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरे पास ऐसा होता है, राइट, क्लियर है ना। तो हमारे पास देखा गया कि एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, वो गैस से निकल रही है, मतलब गैस के जो आयंस है वो है वो। तो इसीलिए एनोड रेज का बेटा जो नेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो गैस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ था, हमारे पास
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी। अभी और भी बातें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो अगेन कुछ प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, लाइक देखने के लिए कि एनोड रेस स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है, रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके एग्जैक्टली पीछे उसकी शेडो मिल रही थी। सो यहां से कंफर्म हुआ कि एनोड रेस ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। एनोड रेस बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, एनोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। फिर उसके बाद ये कंफर्म करने के लिए उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो फील्ड वगैरह लगाई, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, है ना, पॉजिटिव, तो वो क्या कर रही थी, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। यहां से पता लगा कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो यहां से बेटा पता लगा कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। सो द एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, है ना, क्योंकि उनपे खुद पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, आप देख सकते हो, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्योंकि उनपे खुद पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, ये डिफ्लेक्ट होती है, दीज रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ये कहाँ अट्रैक्टेड होती है बेटा, दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। बेटा ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड होती है, ठीक है, अट्रैक्टेड होती है, ठीक है, नेगेटिव प्लेट की तरफ ये अट्रैक्टेड होती है, राइट, है ना। दिस मीन्स दैट दीज रेज कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, यहां से कंफर्म हो कि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल से ये कैसे पता लगे, इनके रास्ते में जब एक व्हील रखा तो वो व्हील जो था वो घूम रहा था, है ना, घूम रहा था, इससे पता लगा बेटा कि इनके पास क्या, इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। अब कैथोड रेस जो थी, इलेक्ट्रॉन्स जो थी, उनका चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया था। अब हमने बोला था कि कैथोड रेस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो सेम आएगा, क्योंकि वो नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे तो बेटा डिपेंड ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बेटा वो नेचर ऑफ गैस पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे तो बच्चे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा था। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ना ही नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन एनोड रेस का क्या है, गैस के आयंस है ना जो जा रहे हैं, तो इसीलिए चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रेस वाज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। तो अंदर गैस कौन सी ली हुई है, इस चीज पर डिपेंड करेगा चार्ज बाय मास रेशियो किसका, एनोड रेस का, ठीक है। तो इस चीज पे चार्ज बाय मास रेशियो एनोड रेस का डिपेंड करेगा कि हमने अंदर गैस कौन सी ली हुई है, ठीक है। और देखा गया कि हाइड्रोजन के लिए ना, हाइड्रोजन के लिए ये जो चार्ज बाय मास रेशियो था वो क्या आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। जो चार्ज बाय मास रेशियो था वो मैक्सिमम आ रहा था हाइड्रोजन के लिए, चार्ज बाय मास रेशियो मैक्सिमम आ रहा था, और वो आ रहा था 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। अगेन की बातें ध्यान रखनी है। आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एनोड रेस, है ना। तो इसीलिए बेटा आपको ये सारी बातें जो है वो ध्यान में रखनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे देगा बना के, है ना। सो हाइड्रोजन के लिए हमने बोला कि भाई चार्ज बाय मास रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना, क्योंकि गैस की तो आयंस है जो जा रहे हैं फर्दर कैथोड की तरफ, है ना। और देखा गया कि हाइड्रोजन के लिए ये जो चार्ज बाय मास रेशियो था वो क्या था, मैक्सिमम था, और वो था 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। और जो चार्ज देखा गया वो चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो चार्ज था बेटा वो कितना था, वो था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये जो चार्ज था इसका मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना ही है, बस साइन अपोजिट है, ठीक है, बस साइन अपोजिट है। वो था -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो हाइड्रोजन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया, चार्ज निकाला गया, ठीक है, चार्ज निकाला गया। तो जो चार्ज था इट हैज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू साइन ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, साइन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही है, मैग्नीट्यूड तो बेटा वही है, ठीक है, क्लियर है। तो चार्ज बाय मास रेशियो आ गया था हाइड्रोजन का चार्ज भी आ गया था,
तो यहां से हाइड्रोजन का मास निकाला गया, ठीक है। सो मास निकाला गया, जो पॉजिटिव पार्टिकल था उसका मास निकाला गया, और वो मास कितना था, वो था 1.67, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था हाइड्रोजन के लिए, उसका चार्ज बाय मास रेशो निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, तो फिर बेटा उसका जो मास निकाला गया वो मास कितना आया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। सो सिंस E by m इज मैक्सिमम फॉर द हाइड्रोजन, द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, सब स्मॉलेस्ट था, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये मिनिमम होगा, है ना। तो मास बहुत ही छोटा था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का हाइड्रोजन के, और वो था 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। 1.67 × 10⁻27 kg, और ये जो था मास, इट इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो मास था ये था 1837 टाइम्स, इलेक्ट्रॉन का कितना था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। और हाइड्रोजन के केस में जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मास कितना है, इसका मास है बेटा 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है, विच इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा इसी लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया प्रोटॉन का। बच्चे इसी लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को किसका नाम दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया गया, ठीक है। इसी लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन का नाम दिया गया। दिस लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज प्रोटॉन, सो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि बच्चे जो प्रोटॉन का मास था वो कितना था, वो था 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन के मास में और इलेक्ट्रॉन के मास में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन पर भी बेस्ड भरपूर क्वेश्चंस, भरपूर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को बेटा आपको ध्यान रखना है ना। चार्ज कितना था, चार्ज था चार्ज कितना था बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, क्लियर है। इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, जो हाइड्रोजन सा था, है ना, हाइड्रोजन से बना था, उसको क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है, ठीक है ना। सो प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जिसका मास जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के जितना ही होता है, ठीक है। अभी आएंगे काफी सारी चीजें, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दूंगी सारा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि मैम भूल रहे हैं या जो भी है, मैं आपको सारी चीजें शॉर्ट में लिखवा दूंगी। कितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इतना प्रोटॉन का होता है, चार्ज इस पे इतना होता है, सारी चीजें बेटा मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दूंगी, उसकी आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। अब भाई देखिए जरा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की भी डिस्कवरी हो गई। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि यार एक और पार्टिकल भी है जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो होते हैं न्यूट्रॉन्स, वो होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। फिर सभी साइंटिस्ट लग गए, जब बोला ना कि यार, मतलब जब मास वगैरह देख रहे थे, जब एटॉमिक मासेस वगैरह देख रहे थे, तो वहां से उन्होंने सोचा कि यार सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे एटम्स के अंदर, एक और पार्टिकल भी प्रेजेंट होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल भी एटम के अंदर होगा। तो सारे साइंटिस्ट फिर से लग गए अपने अपने काम करने में, सारे साइंटिस्ट बेटा फिर से लग गए अपने अपने काम करने में। और फिर एक चैडविक नाम का साइंटिस्ट था जिसने न्यूट्रल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जिन पे कोई चार्ज नहीं है, उनकी डिस्कवरी करी, जिनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। किसका नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एटम के अंदर प्रेजेंट कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी। उसने बेटा एटम के अंदर प्रेजेंट कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी। कैसे करी, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक शीट ली थी, पतली सी शीट ली थी बेरिलियम की, ठीक है, बेरिलियम की पतली सी शीट ली, ठीक है, और उस पे अल्फा पार्टिकल जैसे बॉम्बार्ड कराए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कराए। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सो अल्फा पार्टिकल्स बेटा होता है हीलियम+2। क्या होता है, हीलियम+2। सो अल्फा पार्टिकल्स बेटा क्या होते हैं,
हीलियम +2। हीलियम +2 यानी जिसको हम बोलते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम, ये होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। डबली आयोनाइज्ड हीलियम, डबली आयोनाइज्ड हीलियम, ठीक है। सो उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम की थिन शीट पे बॉम्बार्ड कराया, तो उसने देखा कि कुछ रेज निकल रही है जिसके अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स है। उसको कैसे पता लगाओगे कि भाई न्यूट्रल है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी फील्ड की प्रेजेंस में। इसीलिए यहाँ से बेटा, यहाँ से उसको पता लगा क्या कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके फिर चैडविक ने कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स की भी डिस्कवरी करी। बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कराए तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई जिनमें कोई चार्ज ही नहीं था, है ना। और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का, और इनका जो मास देखा गया वो था 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, इंटू 10 टू द पावर -27 kg, 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। जो कि हाइड्रोजन के मास के मतलब ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। एंड हैज नो चार्ज, और इन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इनको बेटा किसका नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया, ठीक है। और इनको बच्चे किसका नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। सो इनको बेटा किसका नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया, राइट, क्लियर है। तो बस यहाँ से पता लगा कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी है जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है आप सभी को ये चीज़, हाँ या ना, येस और नो, जल्दी से बताइए, ठीक है, क्लियर है बच्चों। सो यहाँ से पता लगा कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी है जो कि बेटा एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग भूल जाएंगे कि मैम किसका मास कितना है, किसका मास कितना है, तो एक टेबल है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, हमने देखा कि हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक है बेटा मेरे पास क्या, प्रोटॉन, एक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, और एक है मेरे पास न्यूट्रॉन। इस टेबल को, इन बातों को जो मैं बोल रही हूँ ना, इनको आप लिख लेना बस, ठीक है। सो अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो इनको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक प्रोटॉन को लिख दिया P, इलेक्ट्रॉन को लिख दिया E, और न्यूट्रॉन को लिख दिया N। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना N01, आपने सोचा तो होगा कि मैम ये ऐसे क्यों लिखा है ना, ऐसे क्यों लिखा है। सो प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को E से, और न्यूट्रॉन को N से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। आज जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा ऊपर हम लिखते हैं क्या, मास, और नीचे हम लिखते हैं क्या, चार्ज, नीचे लिखते हैं चार्ज, ठीक है। सो जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर मास लिखते हैं और नीचे बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेबल के अंदर इनका चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी चार्ज की बात करें तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज होता है बेटा +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। ये तो इनके एब्सोल्यूट चार्जेस, एग्जैक्ट चार्जेस कितना है उसकी वैल्यू। अगर हम रिलेटिव में बात करें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है ना, साइन का फर्क है। तो अगर रिलेटिव बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा -1, प्रोटॉन का हो जाएगा +1, और न्यूट्रॉन का हो जाएगा 0। सो ये क्या हो गए बेटा, इनके रिलेटिव चार्जेस हो गए। क्या हो गए, रिलेटिव चार्जेस हो गए। ये क्या हो गए बच्चे इनके, सो ये बच्चे इनके हो गए रिलेटिव चार्जेस। क्या हो गए बच्चे, रिलेटिव चार्जेस हो गए। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, बस इसका माइनस है, इसका प्लस है। तो देखे तो इसका -1, इसका +1, और इसका तो 0 ही है, ठीक है। अब बात करते हैं मास की, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का मास तो याद हो ही गया होगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना था, 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है ना। एंड न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.674 इंटू 6749, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। देखो तो आप देख सकते हो बेटा कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ये है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27, ये है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -27।
-27, राइट। सो आप देख सकते हो कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। ऑलमोस्ट क्या है बेटा, बराबर है। हाँ, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा है, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है ना। ये 1.674 है और ये 1.672 है। वैसे तो ये ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन के मास से, थोड़ा सा ज़्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा कोई फर्क नहीं है बेटा, बट हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे तो बेटा क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, बराबर होता है। ऑलमोस्ट बराबर होता है, देख सकते हो, है ना। और यार देखो फिर इलेक्ट्रॉन का मास तो कितना छोटा है इन दोनों के मास के कंपैरिजन में। ये है 10 टू दी पावर -21 kg, 27 kg। ये है बेटा 10 टू दी पावर -31 kg। ये बेटा है 10 टू दी पावर -27 kg, -27 kg, और वो है 10 टू दी पावर -31 kg। तो इन दोनों का मास तो ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन इन दोनों का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो इनका मास इज वेरी ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चे इनका जो मास है ना, इट इज वेरी ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर है और इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए देखना, जब हम एटॉमिक मास वगैरह निकालते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास इनके कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल ही होता है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लेंगे ही नहीं। देखो अब ये जो मास था वो था kg में। अगर मैं इसी को kg को AMU में कन्वर्ट करूँ, म्यू में कन्वर्ट करूँ तो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास आता है 0.00054 म्यू, ठीक है। अगर यही kg को मैं म्यू में कन्वर्ट कर दूं तो इलेक्ट्रॉन का मास आता है 0.0054 म्यू एंड प्रोटॉन का मास आता है 1.00727 म्यू। प्रोटॉन का मास आता है बेटा 1.00727 म्यू एंड न्यूट्रॉन का मास आता है 1.00867 म्यू। अगेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट बराबर है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन यार देखो ये तो 1 है और ये है 0.00054। तो इसीलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट मास इलेक्ट्रॉन का हमने 0 ही मान लिया, इसका हो गया 1 और न्यूट्रॉन का भी हो गया 1, ठीक है ना। तो ये म्यू में था, ये kg में था, ठीक है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बेटा ऑलमोस्ट क्या होता है, बराबर होता है। ऑलमोस्ट बेटा क्या होता है, वो बराबर होता है। एंड किससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। आप देख सकते हो, नेग्लेक्ट कर देते हैं इवन इसको हम लोग, ठीक है। क्लियर है बातें। तो बेटा देख सकते हो आप इस टेबल के अंदर इनके चार्ज, इनके मास सब लिखे हुए हैं। तो बस इस टेबल को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और मैंने बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज़ को भी बेटा आप अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिख लेना, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई सभी बच्चों को ये बातें, है ना। किस चीज़ में किसी बच्चे को कोई डाउट, ठीक है। चलिए अब मैं बात करी थी कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो मैंने बोला यार ऊपर मास लिखेंगे, नीचे चार्ज, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन का मास कितना है 1 AMU में और रिलेटिव चार्ज भी कितना है 1। सो प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मास ऊपर लिखते हैं, चार्ज नीचे। सो मास है प्रोटॉन का 1, ठीक है बेटा, और चार्ज भी है 1, चार्ज भी है बेटा 1। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो है 0 और चार्ज कितना है -1, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का मास बेटा कितना है, मास है 0 और चार्ज है -1, चार्ज है -1, तो बेटा हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चार्ज है -1 तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास तो कितना है 1, चार्ज है 0, तो इसलिए न्यूट्रॉन को बेटा हम लोग ऐसे लिख देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए बच्चे न्यूट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है ना। इसलिए न्यूट्रॉन को ऐसे लिख देंगे। देखो इसीलिए पीछे न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा हुआ था N10, समझ में आया क्यों लिखा हुआ था, है ना। तो बस ऊपर मास है प्रोटॉन का 1, चार्ज भी 1, इलेक्ट्रॉन का 0 मास, चार्ज -1, न्यूट्रॉन का मास 1, चार्ज 0। तो बस इस तरीके से बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को हम लोग लिख देते हैं। राइट, क्लियर है बच्चों? किस चीज़ में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो बता सकते हो, ठीक है? क्लियर है? इस चीज़ में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट? राइट, तो इस तरीके से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टेबल में पूरी कहानी समराइज हो चुकी है आज के लेक्चर की, ठीक है? आज के लेक्चर की कहानी पूरी की पूरी समराइज हो चुकी है। राइट, चलिए आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ठीक है? बहुत बेसिक सी बात है। लाइक आपको पता है कि हम किसी भी एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जेड ए, ठीक है? एक्स जेड ए ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बेटा z क्या होता है? z होता है बेटा मेरा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर z बच्चे क्या होता है? तो z होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर बेटा किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है? अगर मैं बात करूं a की, तो a बेटा क्या होता है? सो a होता है मास नंबर, and mass number is equal to number of protons प्लस में number of neutrons। number of protons प्लस में number of neutrons के, ठीक है? तो Z क्या होता है बेटा? Z होता है atomic number which is equal to number of protons। A होता है mass number which is number of protons plus number of neutrons, है ना? और किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम, कोई भी अगर मैं न्यूट्रल एटम लेती हूँ तो उसके लिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही बच्चे क्या होंगे? उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? सो फॉर अ न्यूट्रल एटम जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आप देखो मास नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? सो अगर बेटा मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, यानी कि बेटा क्या आ जाएगा? यानी कि आ जाएगा a माइनस जेड, ठीक है? सो अगर बच्चे मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी? तो मैं a में से a माइनस जेड कर दूंगी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना? a माइनस जेड कर दूंगी तो यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है? अब देखिए बच्चे, आपको पता है कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1 AMU होता है, ठीक है? 1 म्यू होता है, 1 AMU होता है ना? 1 AMU लिख लो या 1 म्यू लिख लो। अभी तो देखा था ना पीछे 1 ही तो होता है, ठीक है? क्लियर है? राइट, तो बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? मास नंबर के। मास नंबर के, है ना? मास नंबर के इक्वल होता है, ठीक है? अब देखो क्या होता है, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 ही होता है ना, तो इसलिए जब भी हम एटॉमिक मास वगैरह निकालते हैं सो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो तो होता ही 0 है, ठीक है? सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेक्टेड, ठीक है? सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेक्टेड क्योंकि वो तो 0 ही होता है ना ऑलमोस्ट। तो उसको बेटा आप लोग क्या कर देते हैं? उसको आप लोग फिर नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है? नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, राइट? सो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है 1 AMU एंड मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलके बराबर है a के बराबर है ना? और एक उनका मास है 1 AMU। सो बेटा आपके पास यहाँ से एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा a AMU। तभी तो ऊपर जो लिखा होता है उसको हम मास ही लेते हैं, है ना? तो एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? a AMU। क्या बोला मैंने? दोबारा से बताती हूँ बच्चे, क्या बोला मैंने? देखो मैंने बोला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास मिलके है 1 AMU के बराबर, मतलब दोनों का सेम होता है 1 AMU। अब अगर मुझे किसी भी चीज़ का मास चाहिए तो एटम के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का मास तो हमेशा ही नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, उसको लेके कोई फायदा नहीं है। अब बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों का मास 1 AMU है, तो जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना, उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मास हो जाएगा, है ना? अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के होते हैं a के बराबर और इनके एक का मास होता है 1 AMU, तो टोटल एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? a AMU। सिंपल सी बात है, ठीक है? सो बेटा एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास मेरे पास हो जाएगा a AMU। सिंपल है, राइट? क्लियर है आप सभी को, है ना? अरे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बेटा कितना होता है? वो होता है 1 AMU।
वो कितना होता है बेटा, वो होता है 1 AMU, 1 AMU होता है, राइट 1 AMU होता है, ठीक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के टोटल होते हैं A के बराबर, सो टोटल मास कितना हो जाएगा, A AMU हो जाएगा, है ना, A AMU हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन के मास को हमेशा क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, और वो होता भी नेग्लिजिबल ही है बेटा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी होमवर्क में करने के लिए, तो आपको बेटा उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं देखूंगी और मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है बच्चों। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ इन O ऑक्सीजन के अंदर जिसका मास नंबर है 16, एटॉमिक नंबर है 8, द मास ऑफ प्रोटोन इज डबल्ड, अगर मैं ऑक्सीजन के अंदर प्रोटोन के मास को डबल कर दूं और न्यूट्रॉन के मास को 1/4 कर दूं, और न्यूट्रॉन के मास को 1/4 कर दूं, और इलेक्ट्रॉन का मास अगर कांस्टेंट रहे, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास, कितना एटॉमिक मास में परसेंटेज चेंज होगा। तो वो बोल रहा है कि अगर प्रोटॉन के मास को डबल कर दूं और न्यूट्रॉन के मास को 1/4 कर दूं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज भी कर देंगे तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मास को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, वो तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो बताओ कितना परसेंटेज चेंज आएगा एटॉमिक मास में, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि प्रोटॉन है कितने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा Z की वैल्यू है 8, एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि प्रोटॉन हो जाएंगे 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भी 8 क्योंकि न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सो 16 माइनस 8, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8, 16 माइनस 8 बेटा न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चे 8, कितने हो जाएंगे 8, है ना। अब देखो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 8 प्रोटॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स का मास हो जाएगा 8 × 1 AMU विच इज इक्वल टू 8 AMU, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल है, कंसीडर ही नहीं करना, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक न्यूट्रॉन्स है 8, एक न्यूट्रॉन का मास है 1 AMU, सो 8 न्यूट्रॉन्स का मास हो जाएगा 8 × 1 AMU, यानी कि 8 AMU, यानी कि 8 AMU, ठीक है। सो आप देख सकते हो प्रोटॉन का मास आया 8 AMU, न्यूट्रॉन्स का मास आया 8 AMU, सो एटॉमिक मास कितना हो गया, सो एटॉमिक मास कितना हो गया, दोनों का मिला के 8 AMU प्लस 8 AMU, 8 + 8, सो एटॉमिक मास पहले कितना था 16 AMU, है ना, 16 AMU। सो एटॉमिक मास पहले कितना था 16 AMU, और वो भी बताया था मैंने कि मास नंबर अगर टोटल मिला के 16 है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एक का होता है 1 AMU, तो 16 का हो जाएगा 16 AMU। सो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा, एटॉमिक मास हो गया 16 AMU, ये तो पहले की बात है। अब हम एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं जो उसने मुझे बोला है, अब हम लेते हैं बेटा एक हाइपोथेटिकल केस, एक हाइपोथेटिकल केस जो वो बोल रहा है। देखो फिर से वही लिखती हूँ, O16 8, प्रोटॉन है इसमें 8, और इलेक्ट्रॉन्स तो लेने ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन्स चलो लिख देती हूँ, बस वैसे मास नेग्लिजिबल है, कंसीडर ही नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन्स भी है 8। हाइपोथेटिकल केस पे उसने बोला है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल्ड, पहले प्रोटॉन का मास था 1 AMU, अब बेटा प्रोटॉन का मास कितना हो गया, डबल करना है, यानी कि नाउ द मास ऑफ प्रोटॉन इज 2 AMU, 2 AMU। हाइपोथेटिकल केस है ये, वो ऐसा बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1/4, सो पहले न्यूट्रॉन का मास था 1 AMU, अब उसका कर देंगे 1/4, सो हो जाएगा बेटा 1/4 AMU। तो बच्चे कितना हो जाएगा 1/4 AMU, ठीक है। सो पहले था प्रोटॉन का मास 1 AMU, अब डबल कर दिया तो हो गया 2 AMU, न्यूट्रॉन का था 1 AMU, अब 1/4 कर दिया तो हो गया 1/4 AMU, ठीक है। तो बस देख लो प्रोटॉन 8 है, एक प्रोटॉन का मास 2 AMU, सो 8 × 2 16 AMU, 16 AMU, ठीक है, ये तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। पहले न्यूट्रॉन का मास था 1 AMU, अब 1/4 कर दिया तो अब हो गया 1/4 AMU, सो न्यूट्रॉन्स की वजह से मास आ गया बेटा 2 AMU, है ना।
सो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, सो मास कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा 16 + 2 18 AMU, 16 + 2 18 AMU। यानी कि बेटा पहले मास था 16 AMU, अब है कितना, अब है 18 AMU। आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास। तो चेंज कितने का आया है, 2 AMU का आया है, 2 AMU का आया है ना। पहले कितना था 16 AMU, अब क्या किया, प्रोटॉन 8 थे न्यूट्रॉन 8 थे, अब मैंने प्रोटॉन का मास डबल कर दिया तो 1 AMU की जगह 2 AMU हो गया। सो प्रोटॉन का मास हो गया 16 AMU, न्यूट्रॉन का मास हो गया 8 × 1/4 यानी कि 2 AMU। ठीक है, तो चेंज कितने का हो गया, तो अब 18 हो गया, चेंज हो गया 2 का। तो मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। सो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, चेंज है बेटा मेरे पास 2 का डिवाइडेड बाय पहले कितना था 16 × 100। सो 2 8 जा 16, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा बेटा 100/8%। कितना आ जाएगा 100/8%, ये कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 2 जा 16, ठीक है 12.5%। कितना आ जाएगा बेटा, सो ये मेरे पास आ जाएगा 12.5%, है ना। तो कितने का परसेंटेज चेंज आया मास में, 12.5% का। समझे कि नहीं समझे, येस और नो, हाँ या ना। दोबारा से बताती हूँ, देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है बेटा, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है बच्चे, क्लियर है, राइट। तो आप देख सकते हो कि पहले मास था 16 AMU, है ना। अब मैंने प्रोटॉन के मास को डबल कर दिया, पहले 8 था अब 2 टाइम्स कर दिया तो अब हो गया 16 AMU, ठीक है ना। न्यूट्रॉन के मास को 1/4 कर दिया तो 8 का मान लो 1/4, है ना, 1/4 तो हो गया 2 AMU। तो अब मास हो गया 18, पहले था 16, चेंज आया 2 AMU का, परसेंटेज चेंज आ गया 12.5% का। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बस इस तरीके से बेटा आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरीके का बच्चे एक और सवाल जो आप लोग करके आए कि होमवर्क में, से ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, वैसा ही है, देखो नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के मास को चाहे डबल करे चाहे हाफ करे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो वो नेग्लिजिबल है, मेरे को तो लेना ही नहीं है, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और प्रोटॉन के मास को हाफ कर दिया, न्यूट्रॉन का मास कांस्टेंट है। आपको बताना है कि परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास कितना होगा। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है, और कमेंट सेक्शन में बेटा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आपका क्वेश्चन जरूर देखूंगी और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर 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 रिप्लाई करूंगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो एक होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे, इसका आंसर आपको जरूर जरूर देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो एक होमवर्क क्वेश्चन है इसी तरीके का जो आपको करना है, राइट, क्लियर है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी। हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, इनके बारे में बहुत बेसिक सी चीजें जो तुम्हें अगर अभी समझ आ गई ना तो आगे पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली। बट बेटा अगर अभी नहीं आई तो आगे चल के बहुत दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें बताई, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें अपने उसकी की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, एंड देन मॉडल्स ऑफ एटम स्टार्ट कर देंगे। पहले तो कुछ आइसो सीरीज पढ़ेंगे, लाइक आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडायाफर, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, क्या होते हैं ये सब, ये हम लोग देखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर चाहिए, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ठीक है, ताकि वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके और चीजों को समझ सके, ठीक है। सो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।